हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 2 जिसको बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर का मैंने एक समराइज वीडियो भी बना के कल अपलोड किया हुआ है। और उसके बाद से मैंने इस पूरे चैप्टर का कम्प्लीटली जितने टॉपिक थे पुष्प के बारे में समझना, उसमें जनन किस किस प्रकार से होते हैं, दोहरा निषेचन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको कवर कर चुका हूँ। और आज से हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मानव में लैंगिक जनन। इसके पहले पुष्प के बारे में पढ़ा गया, अब मानव में पढ़ेंगे। तो मानव में जनन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कॉलर माइक लगा लीजिए। हाँ, हम समझ रहे हैं कि हमारे पास टाइम प्रॉब्लम है। मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है माइक को, आप चाहे तो इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ऑर्डर जो डिटेल है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन में। मैंने ऑर्डर किया है और कुछ दिन में ये माइक आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो देर न करते हुए और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रैंक चाहिए तो जो रैंक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सुविधा के। आप जितना सुविधा खोजेंगे उतना ही आपका रैंक घटेगा, इसलिए सुविधा को तलाशना बंद कर दीजिए और फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ओर लग जाइए, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर का नाम है मानव जनन। जैसा कि आप परिचित होंगे इस चैप्टर जनन से। जनन किसे कहते हैं तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। तो अगर इसी तरह अगर मानव शब्द आ गया तो मानव जनन यानी कि मानवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता मानव जनन कहलाती है। मैं लिख देता हूँ या फिर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। लिखें कि मानवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को मानव जनन कहते हैं। मानव जनन में बहुत सारे अंग क्रिया करते हैं, जैसे कि नर भाग मादा भाग। नर भाग के लिए नर जननांग होते हैं और मादा भाग के लिए मादा जननांग होते हैं, ठीक है। मैं तो बताता हूँ इसके बारे में। मानव जनन यानी कि यहाँ एक मानव से स्पष्ट नहीं है कि कौन है, नर या मादा। मानव जनन में भाग लेंगे दो, क्योंकि मानव लैंगिक जनन करता है, यानी कि पहला होगा नर जनक और दूसरा होगा मादा जनक। इसको बोलते हैं मेल रिप्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोड्यूसर, ठीक है। जो नर जनक होता है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है जिसे बोलते हैं मेल गैमेट, और जो मादा जनक होती है वो मादा युग्मक बोलते हैं जिसे कहते हैं फीमेल गैमेट। नर युग्मक जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया है युग्मक जनन कहलाता है, और युग्मक जनन की प्रक्रिया में इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन, आगे पढ़ाया जाएगा। मादा से द्वारा युग्मक उत्पन्न करने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाता है, जिसे अंडाणु बनता है, ये भी आगे पढ़ाया जाएगा। तो नर युग्मक देगा, मादा युग्मक देगी, उससे क्या होगा, संलयन होगा। इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन के बाद उसकी वृद्धि होगी उस संरचना की, फिर उसके जिसे भ्रूण बोलते हैं, और फिर वो आगे वेल डेवलप होकर एक बेबी बन जाएगा। तो इस चैप्टर को अब देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। और मेन टॉपिक जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें दो लोग भाग लेंगे। अब ये क्योंकि मानव जनन के बारे में पढ़ना तो लैंगिक जनन है, तो नर जनक और मादा जनक है। और इस जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जनन की प्रक्रिया हो, इसके लिए सहायक करते हैं तंत्र। सहायता जो प्रदान करते हैं बोलते हैं तंत्र। तो जो जनन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हो उन्हें बोलते हैं जनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको बोलते हैं जनन तंत्र। अब ये जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, नर के लिए नर जनन तंत्र और मादा के लिए मादा जनन तंत्र। तो चलिए नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगर आप लिखना चाहते हैं कि जनन तंत्र क्या होते हैं तो लिख सकते हैं जननांगों के समूह को जनन तंत्र कहते हैं। वो जननांग यदि नर भाग के हो तो उन्हें नर जनन तंत्र कहते हैं। इसी तरह यदि वो जननांग के समूह मादा भाग में हो तो उन्हें मादा जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं नर जनन तंत्र के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप चाहे कितना नोट कर सकते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। यदि नर भाग में काम करे तो उसे नर जनन तंत्र, और मादा भाग में कार्य करे तो मादा जनन तंत्र। तो चलिए अब एक एक जनन तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो जनन तंत्र क्या कहलाते हैं, जननांगों के समुच्चय, यानी कि जननांगों के समूह को ही जनन तंत्र कहते हैं। तो अब नर जननांगों के समुच्चय को नर जनन तंत्र कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र से। नर जनन तंत्र पहला रहेगा, और मादा जनन तंत्र आने वाले वीडियो में आज अध्ययन किया जाएगा। आज नहीं, आने वाले वीडियोस में
मादा जनन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ये है नर जनन तंत्र। तो अब नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दो प्रकार के नर जनन तंत्र होते हैं। पहला होता है जनन तंत्र। क्या होता है? ये लैंगिक अंगों से मिलकर बना होता है, यानी लैंगिक अंगों के समूह को जनन तंत्र कहते हैं। तो नर जितने लैंगिक अंग होंगे, नर के जितने लैंगिक अंग होंगे, उनके समुच्चय यानी कि उनके समूह को ही नर जनन तंत्र कहेंगे एक साथ। तो ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं? तो मैं बता दूं कि युग्मक उत्पन्न वे लैंगिक अंग यानी कि वे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वे रिप्रोडक्टिव पार्ट, वे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर वे लैंगिक अंग जो युग्मक उत्पन्न करने में तथा हार्मोन उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं, वे प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। फिर से बोलता हूं, लिखना चाहे कोई लिख सकता है। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? तो वे लैंगिक अंग जो युग्मक उत्पन्न करने में तथा हार्मोन उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं द्वितीयक लैंगिक। अब प्राथमिक लैंगिक अंग के उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग के उदाहरण है, आप लिख सकते हैं वृषण। पुरुषों में आया जाता है वृषण, इसको बोलते हैं टेस्टिस, इंग्लिश में टेस्टिस। ठीक है। इसी तरह आप द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या बताएंगे कि वे लैंगिक अंग जो युग्मक स्थानांतरण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। मान लीजिए अब युग्मक तो बन गया है, अब बन के वो क्या करेगा? वहीं पे रहेगा तो नहीं ना, उसको मुझे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास भेजना है। तो भेजने के लिए काम करने वाला जो अंग हमारे पास आएगा वो होगा द्वितीयक लैंगिक अंग। अब द्वितीयक लैंगिक अंग है तो इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए इसमें काम करते हैं दो पार्ट। जो पहला काम करता है उसको बोलते हैं सहायक नलिका, बोलते हैं इसको एसेसरी डक्ट्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप सुधार सकते हैं, स्पेलिंग के लिए कमेंट मत कीजिएगा। कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। दूसरा है सहायक नलिका, के बाद पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि बोले तो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोल रहे थे, इंग्लिश में बताया तो इंग्लिश में यही नाम है। सहायक नलिका यानी कि एसेसरी डक्ट और सहायक ग्रंथि यानी कि एसेसरी ग्लैंड। तो कौन कौन से होते हैं नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। सहायक नलिका में आता है पहला आएगा आपका वृषण जालिका, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। पहला सहायक नलिका है वृषण जालिका, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस इंग्लिश में। दूसरा आता है आपका शुक्र वाहिकाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको इस बार ध्यान से देखिएगा। शुक्र वाहिकाएं बहुत सारी वाहिकाएं होंगी, तो वासा इफ्रेंसिया इंग्लिश के साथ हिंदी भी। तीसरा है हम बोलेंगे अधिवृषण, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एट लास्ट फाइनली जो चौथा होगा उसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इतना नाम याद होना चाहिए। सबसे पहला मैं शुरू करता हूँ लैंगिक अंग के बारे में। तो प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक जैसे कि वृषण, तो ये नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट शुक्राणु को उत्पन्न करता है वृषण, और हार्मोन का भी उत्पन्न करता है। और ये क्या करते हैं? ये द्वितीयक लैंगिक अंग का काम है कि हार्मोन का श्रावण हुआ है, ठीक है, ये आ जाता है इसके काम में, लेकिन मुख्यतः देखा जाता है ये युग्मक स्थानांतरण का कार्य करते हैं। ये भी दो प्रकार के होंगे, ये सिर्फ इनका एक ही प्रकार जानना जरूरी है, और इनका दो प्रकार, पहला सहायक नलिका, दूसरा सहायक ग्रंथि। सहायक नलिका कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की। पहला वृषण जालिका, उसमें उसको बोलते हैं इंग्लिश में रेटे टेस्टिस। दूसरा आएगा शुक्रवाहिकाएं, जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। और तीसरा आएगा अधिवृषण, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस।
और जो चौथा आएगा आपका शुक्रवाहिनी, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये आएगा सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में सबसे पहला आपका काम करता है, उसको बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय इंग्लिश में बोले तो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। और जो दूसरा आएगा, दूसरा नंबर इसमें होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि करके, बस नाम याद रहना चाहिए सबको। उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एट लास्ट फाइनली आती है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। उसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि या इसको कहेंगे, बोल देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसका एक ही नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको काउपर्स ग्लैंड या इसको बोल सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इतने नाम हो गए। तो इतने नाम को आप छाप लीजिए पहले, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं वृषण की संरचना में। ठीक है, ओके, छापिए। तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि वृषण क्या उत्पन्न करता है? नर युग्मक। वृषण से ही हार्मोन का निर्माण होता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा वृषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। यह गोलाकार, अंडाकार या गुलाबी रंग का होता है। तो वृषण की संरचना इतनी काफी है। वृषण जो होता है, एक जोड़ी वृषण, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता, शरीर के बाहर पाया जाता है। यानी कि यह आंतरिक संरचना को, यानी कि आंतरिक उदरी व्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता। यह वृषण जो होता है बाह्य उदरी व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये क्या करता है, वृषण जो है हमारे शरीर से बाहर एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश बोले तो स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच जैसी संरचना भी मैं उसको बना भी देता हूँ, उसमें दोनों वृषण पाए जाते हैं। क्यों, अगर बाद में क्वेश्चन उठता है कि क्यों वृषण हमारे शरीर के अंदर ना पाया जाके बाहर पाए जाते हैं, तो एक्चुअली बताते हैं तापमान समन्वय एक कारण है कि जो वृषण से शुक्राणु उत्पन्न करने का जो तापमान लिमिट है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और रही बात हमारे शरीर की तापमान, तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो वह उचित तापमान की वजह से, यानी कि एक उचित तापमान उसको मिले जिसमें कि शुक्राणु का निर्माण हो सके, इसीलिए हमारा जो वृषण है वो वृषण कोश में, यानी कि शरीर के बाहर पाया जाता है। अगर अंदर पाया जाएगा तो 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जितने भी शुक्राणु निर्माण होगा वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए उचित तापमान वो नहीं है। इसलिए हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कम वाली स्थिति में रहते हैं। और उस स्थिति में जहां पाए जाते हैं उस संरचना पाउच जैसी होती है, उसे बोलते हैं वृषण कोश। तो वृषण कोश की संरचना बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं वृषण में वृषण कहाँ एडजस्ट होते हैं। और फिर मैं क्लास को समाप्त करूंगा और अगले जो लेक्चर हमारे आएंगी तो आपको वृषण की अनुप्रस्थ काट की मतलब आंतरिक संरचना को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं। तो अब वृषण कोश की संरचना बनाए तो वहां पे आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसी संरचना बाहर पाई जाती है। इस संरचना जो बाहर फैली नामक संरचना, इसको बोलते हैं वृषण कोश। इंग्लिश में बोले तो स्क्रोटम। इसके अंतर्गत ये एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ डैश डैश लाइन दिखा रहा हूँ, मतलब कि एक विभाजन परत है जिसकी इधर की ओर, विभाजन परत के इधर की ओर एक वृषण ऐसे और विभाजन की एक परत की ओर एक वृषण ऐसे पाया जाता है। इसकी लंबाई 4, ये वृषण है, इसको बोलते हैं वृषण, बोले तो टेस्टिस, इसको बोलते हैं वृषण। देहात के भाषा में अंडू बोलते हैं। ठीक है, तो ये वृषण है और बाहर क्या है? वृषण कोश है। ये वृषण क्या है? इस वृषण कोश से एक यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू होता है, उससे ऐसे जुड़ा होता है, जिससे कि ये ऊपर नीचे न हो जाए, इसलिए यहाँ जुड़ा होगा और ऐसे इधर भी ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे शुक्रवाहिनी ऐसे निकली जाती है, इसे जाता है।
ये हमारा वृषण कोश बाहरी संरचना हो गया, जिसके अंतर्गत ये वृषण एक जोड़ी पाया जा रहा है। यही गोला संरचना जो है अंडाकार जो है वृषण है, और इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये रही वृषण कोश। अब क्वेश्चन बनता है कि वृषण कोश में क्यों पाया, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं पाया, तो कारण ये है तापमान के कारण। वृषण से युग्मक यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए जो उचित तापमान होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए उचित तापमान हमारे शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ये कंडीशन उसको मिलता है वृषण कोश में, इसीलिए वृषण बाह्य उदरी व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। और वृषण के बारे में उसकी संरचना क्या है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा, उसके बारे में लिखवाऊंगा, तो लिखते हैं तब। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल की ओर से एक सुपर बुक नाम का एक बुक रिलीज किया जा रहा है 10 अक्टूबर को। तो जो बच्चे चाहे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, 10 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। और 10 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका फीस आपको लगेगा 300, नहीं तो बाद में फीस 400 हो जाएगा। जो चाहता है कराना करा सकता है। और इस सुपर बुक्स में आपको पीडीएफ, नोट्स, दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जितनी होगी आपकी सब मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश भी मिलेगा। और ये कंप्लीट रहा मेरा वीडियो, तो पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।